दोस्तों बात करते हैं आगे एज ऑफ रिवॉल्यूशन की। रिवॉल्यूशन हुए 1830 से 1848 के बीच में। तो देखो जैसे जैसे क्या हुआ कि कंजर्वेटिव लोगों की पावर बढ़ी, वैसे वैसे नेशनलिस्ट लोगों ने चालू कर दिए कई जगह रिवॉल्यूशन करना, जैसे कि इटालियन जर्मन स्टेट्स में ऐसी जगहों पे चालू कर दिया कई जगह रिवॉल्यूशन। इटालियन में, जर्मन स्टेट्स में, ऑटोमन एम्पायर में, आयरलैंड में, पोलैंड में। ये जो नेशनलिस्ट लोग थे उनमें कौन शामिल थे? एजुकेटेड मिडिल क्लास के एलाइट शामिल थे, प्रोफेसर, स्कूल टीचर, क्लर्क, और जो कॉमर्शियल मिडिल क्लास थे उसके मेंबर शामिल थे। ये सारे लोग थे न्यू मिडिल क्लास में शामिल। पहला अपहेवल यानी कि पहला रिवॉल्यूशन कब हुआ? पहला रिवॉल्यूशन हुआ जुलाई 1830 में फ्रांस में। जो बर्बन किंग जिसको पावर में बिठाया गया था कंजर्वेटिव रेजिम ने, ठीक है, उसको हटा दिया गया लिबरल रिवॉल्यूशनरीज के द्वारा, और इन्होंने क्या किया, एक कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की बनाई, और लुई फिलिप जो है इसको इसका हेड बनाया गया। और इसी बात पे मेटरनिक ने एक बार कहा कि जब फ्रांस स्नीज करता है यानी जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को भी जुकाम हो जाती है। दोस्तों ये स्टेटमेंट के ऊपर आराम से क्वेश्चन बनता है सीबीएसई में, ठीक है। ये जो जुलाई रिवॉल्यूशन था उसकी वजह से ब्रुसेल्स में भी क्या हुआ, यानी कि जो बेल्जियम था है ना, वहां पे रिवॉल्यूशन आया और वो यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से अलग हो गया। तो इसकी कहानी भी पूछी जा सकती है, ठीक है दोस्तों। फिर देखो एक इवेंट हुआ एजुकेटेड मिडिल क्लास के बीच में, वो था ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ग्रीक अलग कैसे हुआ, जो कि ऑटोमन एम्पायर का पार्ट था। तो देखो ग्रीस जो है वो ऑटोमन एम्पायर का पार्ट हुआ करता था 15वीं सेंचुरी से, ठीक है। जब रिवॉल्यूशनरी नेशनलिस्ट बढ़े धीरे धीरे, तो धीरे धीरे ग्रीस में भी भावना आई। ग्रीस से चालू हुआ एक इंडिपेंडेंस का स्ट्रगल। कब चालू हुआ? 1821 में चालू हुआ, ठीक है। जो भी नेशनलिस्ट थे उनको ग्रीस में सपोर्ट मिला ग्रीस लोगों से जो बाहर रह रहे थे, जो वहां रह नहीं रहे थे। कई वेस्ट यूरोपियन कंट्री से जिनको सपोर्ट था ग्रीक के एंशिएंट कल्चर को, जो ये मानते थे कि ग्रीक का एंशिएंट कल्चर बहुत अच्छा है। पोएट और आर्टिस्ट लोग जो थे उन्होंने ग्रीस की तुलना की थी और उसे क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन बोला था। उसने बोला कि भाई क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन कौन सा है? ग्रीस है, ठीक है, सभ्यताओं का पालना। और जो ऑटोमन एम्पायर था वो मुस्लिम एम्पायर था, उसके खिलाफ इन्होंने विरोध किया। इंग्लिश पोएट जो थे जिनका नाम था लॉर्ड बायरन, क्या नाम था? लॉर्ड बायरन। उन्होंने फंड इकट्ठा किया, बाद में वो लड़ने भी गए यूरोप में, लेकिन वहां पे उनकी फीवर की वजह से 1824 में डेथ हो गई। और फाइनली एक ट्रीटी होती है 1832 में जिसका नाम है ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, और उसके तहत ग्रीस जो है वो एक इंडिपेंडेंट नेशन बन गया, ठीक है दोस्तों। तो ये ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था जहां ग्रीक आजाद हो जाता है। फिर बात करते हैं दोस्तों रोमांटिक इमेजिनेशन और नेशनल फीलिंग की। दोस्तों हमारा 3.1 टॉपिक ये जो है वो है रोमांटिक इमेजिनेशन और नेशनल फीलिंग। अभी तक हमने देखा कि जो भी चीजें हैं नेशनल की वो वॉर के थ्रू, रिवॉल्यूशन के थ्रू हो रही है, लेकिन एक और तरीका होता है वॉर के अलावा, कल्चरल मूवमेंट आप जिसे बोल सकते हो, कल्चरल रिवॉल्यूशन, उसे बोलते हैं रोमांटिक इमेजिनेशन या नेशनल फीलिंग जगाना उसके लिए, ठीक है। अब रोमांटिक इमेजिनेशन में क्या आता है? कल्चर। क्या आता है? कल्चर। कल्चर में क्या आता है? देखो आर्ट, पोएट्री, स्टोरीज, म्यूजिक, इन सभी की वजह से नेशनल फीलिंग जगाई जाती है, ठीक है। और इसी को क्या कहा जाता है? इसी को कहा गया रोमांटिसिज्म, यानी कि एक कल्चरल मूवमेंट जिसने लोगों को नेशनल सेंटीमेंट में बांधा। जो रोमांटिक आर्टिस्ट थे और जो पोइट्स थे उन्होंने क्या किया? उन्होंने बोला ये साइंस, रीजन, लॉजिकल ये सब छोड़ दो, और चीजें जो है वो किससे कनेक्ट होती हैं? चीजें जो है वो किससे जुड़ी होती हैं? इमोशंस पे, इंट्यूशन पे और मिस्टिकल फीलिंग्स पे। और उन्होंने बोला कि भाई दुनिया को एक कलेक्टिव हेरिटेज में जोड़ना है, उनको बताना है कि उनकी विरासत एक ही है, उनका कॉमन कल्चरल पास्ट है, और यही हमारे देश बनने का आधार हो सकता है, ऐसा उन्होंने बोला, ठीक है। एक पिक्चर देखेंगे, देखो ये मैसेक्योर एट कियोस, ये एक पिक्चर है, ये भी सीबीएसई में कई बार पूछ ली जाती है कि मैसेक्योर ये कहां पे हुआ? कियोस में हुआ, ठीक है। तो ये फ्रेंच रोमांटिक पेंटर्स ने इस पेंटिंग को यूज किया। ये पेंटिंग एक इंसिडेंट के बारे में बताती है जिसमें ऐसा बोला गया कि लगभग 20,000 ग्रीक्स जो है वो मारे गए थे तुर्क लोगों के द्वारा, ठीक है। ये ऑटोमन एम्पायर का, ये तुर्क जो बाद में ऑटोमन एम्पायर टूटने के बाद मेन देश टर्की बना, ठीक है। ये एक आइलैंड था, कियोस का आइलैंड, ठीक है, उस पर ये तुर्क लोगों ने लगभग मारा, उसके ऊपर ये पेंटिंग बनाई गई, ठीक है। तो ये आप ध्यान से देख लेना, ये सीबीएसई में पूछी जा सकती है।
उसके बाद बात करते हैं दोस्तों कुछ रोमांटिक्स फिलोसोफर थे, जैसे कि जर्मन फिलोसोफर था जोहान गॉटफ्राइड, ठीक है ना, जोहान गॉटफ्राइड हाइडर, ठीक है। इसने क्लेम किया कि जो जर्मन कल्चर है वो कॉमन लोगों के बीच में जगाना है, जिसे क्या बोला उन्होंने, दैट वर्क बोला गया, ठीक है। और उन्होंने बोला ये जगाएंगे कैसे, ये जगाएंगे हम फोक सॉन्ग्स के थ्रू, फोक पोइट्री, डांसेज, इसी के थ्रू हम लोगों की जो स्पिरिट है नेशन की, जैसे बोला गया वॉक दिस, उसको पॉपुलराइज किया गया। और इसीलिए फोक कल्चर को अलग अलग पूरा इकट्ठा करना, ये नेशन बिल्डिंग का बेस बना, आधार बना, ठीक है दोस्तों। जोर किस पे दिया गया, वर्नाकुलर लैंग्वेज पे दिया गया, फोकलोर जो वहां की कहानियां थी इस पे जोर दिया गया बड़े केस में। जैसे कि एक केस लेते हैं हम पोलैंड का। पोलैंड में हम देखेंगे दोस्तों कि यहां पे क्या है, देखो 18 सेंचुरी के बाद जो बड़ी पावर्स आई उन्होंने पोलैंड को डिवाइड कर दिया। कौन कौन ने, रशिया, प्रूसिया और ऑस्ट्रिया ने। पोलैंड जो है वो इंडिपेंडेंट टेरिटरी नहीं रहा, लेकिन उसमें जो नेशनल फीलिंग थी वो जगाए रखी किसके थ्रू, म्यूजिक और लैंग्वेज के थ्रू, यानी रोमांटिसिज्म के थ्रू। यहां पे थे कैरल कुलपिस्की, ठीक है। इन्होंने क्या किया, नेशनल स्ट्रगल को अपने ओपेरास के थ्रू, म्यूजिक के थ्रू, इस थ्रू बताया। फोक डांसेज जैसे कि पोलोनेज और मोजोरिका, इनको उन्होंने नेशनल सिंबल बना दिया, किसने, कैरोल कुलपिस्की ने। तो इस तरह से पोएट यानी कि कल्चरल जो हमारा मूवमेंट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और रोमांटिसिज्म में ही एक पार्ट आता है, रोमांटिसिज्म का पार्ट है लैंग्वेज। लैंग्वेज भी जो है वो देश लोगों को यूनाइट करने में बहुत अहम रोल प्ले करता है। जैसे कि जब पोलैंड पे रशिया ने अब पूरा कब्जा कर लिया, तब भी जो है रशियन लैंग्वेज को स्कूलों में इंपोज किया गया, पोलिश लैंग्वेज को हटा दिया गया। 1831 के बीच में रशियन रूल के खिलाफ एक आर्म्ड रिवेलियन भी हुआ, जिसको कुचल दिया गया, बंद हो गया वो। क्लर्जी के जो कई मेंबर थे पोलैंड के, उन्होंने क्या किया, विरोध के तौर पे लैंग्वेज का इस्तेमाल किया। और उन्होंने क्या किया कि चर्च में जो भी इंस्ट्रक्शन दिए गए वो पोलिश लैंग्वेज में दिए गए। कई जो पुजारी लोग थे, प्रीस्ट बिशप वगैरह, उनको जेल में डाल दिया गया इसीलिए, और साइबेरिया भेज दिया गया पनिशमेंट के तौर पे कि भाई आप पोलिश लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हो, जबकि आपको रशिया का करना है, क्योंकि रशिया ने कब्जा कर लिया, ठीक है। और पोलिश लैंग्वेज का जो यूज किया गया वो एक स्ट्रगल के तौर पे देखा गया, विरोध करने का तरीके के तौर पे लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया।